की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी कक्षा 12वीं इतिहास को, जो कि हमारी 2020-21 की बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने हमारे सारे ऊपर के लेसन यानी कि अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 10 के बीच जो भी इस वर्ष हमारी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम हमारा अध्याय 11 देखने वाले हैं, यानी कि विषय 11, जिसका नेम है विद्रोह और राज। इसके क्वेश्चन आंसर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे सामने सही जोड़ियाँ, तो इनको देखते हैं। जिसमें सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका रहेगा झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का क्या रहेगा? झांसी। उसके बाद नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर, तो उनका रहेगा दिल्ली। उसके बाद नाना साहेब, तो उनका रहेगा कानपुर। उसके बाद कुंवर सिंह, तो उनका रहेगा जगदीशपुर। और उसके बाद एक बेगम हजरत महल, तो उनका रहेगा लखनऊ। तो ये इस प्रकार उनके राइट आंसर होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई थी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा ये सत्य। यह जो व्यवस्था है वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही लागू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वास्को डिगामा सन 1498 में भारत आया था, यानी कि जो वास्को डिगामा था वो कब भारत आया था? तो 1498 में। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल व रोटी था, तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्य। तो ये इस प्रकार हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, तो इसका आएगा असत्य। तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सहायक संधि व्यवस्था क्या थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में लागू की गई थी। इसमें अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी थी, यानी कि ये जो संधि की गई थी वो शासकों के साथ की गई थी। पहली कि अंग्रेज और सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, है ना। तो ये इसकी कुछ जो शर्तें थी वो थी। तो ये रहेगा हमारा सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण लिखिए। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शासकों में असंतोष और गोद प्रथा पर रोक, गोद लेने की प्रथा पर रोक, तो ये 2 कारण रहेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कौन थे। तो अपन ने जैसे ऊपर देखा, एक तो खिलता हुआ कमल और दूसरा रोटी, यानी कि बहुत बुक में आपको चपाती भी मिलेगा। तो खिलता हुआ कमल, चपाती, या फिर कमल या रोटी। तो इस प्रकार इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं हमारे 4 यानी कि 4 अंक के प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, सिद्ध कीजिए। तो इसके आंसर को देखना है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस काफी यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं उससे पहले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है और बताना है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामयी घटना है। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी। ये हमें भूमिका में लिखना है। उसके बाद बताना है कि कैसे ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के अत्याचारों एवं शोषण नीतियों के परिणाम स्वरूप था, जिसकी पहल भारतीय क्रांतिकारियों सैनिक द्वारा हुई थी। यह प्रथम ऐसा विद्रोह था जिसमें जनता के हर वर्ग, कृषक, श्रमिक, जमींदार, तालुकदार, महिलाएं, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बाद प्रथम बार हर क्षेत्र में समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ था। यह पहला विद्रोह था जिनमें जन साधारण ने बड़े स्तर पर भाग लिया था। उसके बाद आपको लिख देना है, अनेक विद्वानों का मत है कि यह क्रांति निश्चित ढंग एवं योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं की गई थी, अतः यह एकमात्र विद्रोह था, परंतु वास्तव यानी यथार्थ मतलब वास्तव में यह क्रांति योजनाबद्ध तरीके से ही प्रारंभ की गई थी। आपको ये लिखना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह वह महान संग्राम था जिसमें हिंदू और मुसलमान अपने सभी मतभेदों को भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों
मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। यद्यपि संग्राम असफल हो गया, यानी कि ये जो संग्राम था ये सफल नहीं हुआ, हमें आज़ादी नहीं मिली, परंतु इसकी स्मृति और प्रेरणा जनमानस में विद्यमान रही, यानी कि लोगों के मन में विद्यमान रही। तो आपको फिर निष्कर्ष में लिख देना है कि 1857 का संग्रह एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें भारत के जनमानस ने राष्ट्रीय यानी सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक और फिर देन यहाँ से यहाँ तक। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसमें सबसे पहला कारण है उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना, यानी कि सेना में जितने भी उच्च पद थे, यानी कि जो हाई रेंज के पद थे, वहां पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। ये पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित समझे जाते थे। भारतीयों को उच्च पदों के योग्य नहीं समझा जाता था और उन्हें जीवन भर निम्न पदों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। पहला कारण तो सैनिक का ये रहेगा। दूसरा कारण रहेगा वेतन में असमानता। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था। सामान्य पदों पर कार्य करते हुए भारतीय सैनिक को ये सुविधाएं, वेतन भत्ते आदि नहीं दिए जाते थे जो अंग्रेज सैनिकों को प्राप्त है। इस भेदभाव की नीति ने भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त किया, यानी कि एक ही पद पर कार्यरत एक अंग्रेज सैनिक और एक भारतीय सैनिक, तो अंग्रेज सैनिक को ज्यादा वेतन मिल रहा था, ज्यादा पैसे मिल रहे थे उसी काम के लिए, और उसी काम के लिए भारतीय सैनिक को कम मिल रहे थे, यानी कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार। तो यानी कि भारतीय सिपाहियों और सैनिक पदाधिकारियों के साथ अंग्रेज पदाधिकारी बड़ा ही कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। अंग्रेज अक्सर भारतीय सैनिकों पर रोब जमाने के लिए भद्दी से भद्दी गालियां दिया करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो बस आपको यहाँ तक ही लिखना है, यानी कि जो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी थे वो हमारे सैनिकों, जो भारतीय सैनिक थे, उन्हें गालियां देते थे, उन्हें मतलब ऐसे ही उनके साथ कोई भी अपमानजनक व्यवहार करते रहते थे। तो इससे भी सैनिक में असंतोष था। उसके बाद चौथा जो कारण रहेगा वो रहेगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के गवर्नर थे उस टाइम पे युद्ध के, तो शासन काल में 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय सैनिकों की भर्ती के समय यह स्वीकार करना पड़ता कि उन्हें भारत के किसी भी भाग में तथा भारत के बाहर समुद्र पार के देशों में भी युद्ध करने के लिए भेजा जा सकता है। हिंदुओं में धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसमें हिंदुओं में असंतोष उत्पन्न हो गया। चौथा कारण क्या रहा कि जो उस टाइम के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें ये था, जो पॉलिसी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो सैनिक बन रहे हैं उनसे एक ऐसे दस्तावेज पर साइन करा लिए जाते थे कि आपको हम भारत और भारत से बाहर कहीं भी भेजें, आपको जाना पड़ेगा। और हिंदुओं का मानना था कि भारत से बाहर जाने का मतलब है अपने धर्म को नष्ट करना। तो इसलिए हिंदुओं में असंतोष उत्पन्न हुआ, जो हिंदू सैनिक थे। तो ये कुछ 4 कारण थे जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ सैनिक की तरफ से, यानी कि सैनिक के संदर्भ में। तो आप चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आप पहले इन 2 जो कारण है मेन उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो चलिए इनके कारणों को देखते हैं या फिर क्या उपाय थे उनको देखते हैं। तो 1857 में विद्रोही द्वारा जिस प्रकार की घोषणाएं की गई उनमें किसी भी प्रकार के जाति तथा धर्म का भेदभाव नहीं किया गया था। समाज के सभी तबकों का आह्वान किया गया था, यानी कि जाति और धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया गया, जिससे उनमें क्या बनी रही, एकता। उसके बाद
बाद दूसरा कारण है, दूसरा जो उपाय किया गया वो था बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई, पर उनमें हिंदुओं की भावना का ख्याल रखा जाता था। यानी कि अगर कोई मुस्लिम शासक भी अगर कोई घोषणा कर रहा है तो वो हिंदुओं की भावना का ख्याल रख रहा था, इससे भी एकता स्थापित रही। उसके बाद जो नेक्स्ट उपाय किया गया वो कुछ इस तरीके से था कि इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रेस किया गया जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इस हारों में अंग्रेजों के शासन से पहले के हिंदू और मुसलमान शासकों के अतीत का उदाहरण दिया जाता था, यानी कि पहले हिंदू मुसलमान में कैसा भाईचारा था उसका उदाहरण देकर उसमें एकता स्थापित की जाती थी। उसके साथ चौथा हमारा उपाय था, साथ ही बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। यानी कि मोहम्मद जो कि मुस्लिम संप्रदाय के थे और महावीर जो कि जैन संप्रदाय के थे, दोनों का यहाँ पर जो विवरण था वो दिया गया था, जिससे समझ आता है कि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जा रहा था। साथ ही एकता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और कहा कि इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत के लिए लड़े, यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई है। तो इस प्रकार वहाँ पर एकता स्थापित की गई थी। तो चलिए आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो विद्रोही थे वो एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और अंग्रेज उनको कुचलने की, तो अंग्रेज ने ऐसे क्या कदम उठाए कि उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान नहीं था। इस विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने निम्न उपाय अपनाए। चलिए इन उपायों को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है, उत्तर भारत को पुनः विजित करने के लिए सैन्य टुकड़ी को रवाना करने से पहले ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों और सैनिकों की सहायता के लिए अनेक नए कानून पारित कर दिए। दूसरा जो हम देख सकते हैं वो है, मई व जून 1857 ईस्वी में पारित किए गए अनेक कानूनों के माध्यम से समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अतः इसके अंतर्गत यह कह दिया गया कि विद्रोह में शामिल किसी भी भारतीय पर मुकदमा चला सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा उपाय उन्होंने क्या अपनाया उसको देखते हैं। तो अतः कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। यानी कि कह दिया था कि जो भी विद्रोह में शामिल है उनको एक सजा दो, और वो सजा कौन दी थी, सजाए मौत, यानी कि डायरेक्ट मौत के घाट उतार दो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवी बात कही गई थी कि दिल्ली को कब्जे में लेने की कोशिश में अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। यानी कि उनके पास सैनिक थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पर सैनिकों का इस्तेमाल किया इस विद्रोह को कुचलने के लिए। साथ ही आगे आपको लिखना है, अंग्रेजों ने विद्रोहियों की एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया और उन्हें यहाँ पर आएगा उनकी जमींदारी लौटाने की बात कही, जमींदारी लौटाने की बात कही। यानी कि अंग्रेज समझ गए थे कि इस विद्रोह में एकता काफी है, तो उन्होंने एकता को तोड़ने के लिए जमींदारों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। और आखिरी में आपको लिखना है निष्कर्ष में, अंग्रेजों ने विद्रोह के दमन के लिए सैन्य ताकत के साथ साथ कूटनीतियां, यानी कि ऐसी मतलब अंदर से चालें चली, उन कूटनीतियों का भी सहारा लिया। अंततः विद्रोह पर काबू पा लिया गया। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें ये 2 पॉइंट कवर हो जाएंगे, भूमिका और 1 पॉइंट। उसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें ये 2 पॉइंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें से आपके आगे का पोर्शन कवर हो जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। यानी कि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य बताने हैं जिनसे स्पष्ट हो जाए कि जो ये 1857 का विद्रोह हुआ ये पूरे प्लानिंग से, यानी कि योजनाबद्ध और समन्वित, यानी कि एक दूसरे में मिलजुल कर पूरा विद्रोह कंप्लीट किया गया था। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको भूमिका में लिखना है, विद्रोहियों की बनावट और भिन्न निम्न साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था। अब देखते हैं इनके साक्ष्य। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले साक्ष्य की। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के डरे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय से नहीं थी। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जो विद्रोह के डरे हो रहे थे उनमें समानताएं थी, सिमिलरिटी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा समन्वय था। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियाँ के सिपाही, जैसे वहाँ पर छोटी छोटी सिपाहियों की छावनियाँ बनी हुई थी, इस छावनियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। उदाहरण के लिए जब 7वीं अवध इरेगुलेटर कैवेलरी में मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लिखा तो सिपाहिया या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से यहाँ पर लेटर पहुँचाया जा रहा है, मतलब जो सिपाही है उनमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी, साथ ही एक और घटना बताती है कि विद्रोही सुनियोजित थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सैनिकों पर था। वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि वे हियरसे को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। यानी कि जो पहले वाली इन्फेंट्री थी या छावनी थी, तो उसने क्या किया था, जो भी गोरे अफसर थे उसके उनने सारे मार दिए थे। और अब जो ये दूसरी इन्फेंट्री थी जिस पर ये जो हियरसे है इसकी जिम्मेदारी थी, तो उसको भी इन्होंने बोला कि आप इनको भी मार दो या फिर हमारे हवाले कर दो। तो मिलिट्री ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। इस मामले को हल करने के लिए पंचायत बुलाई गई। अब इस मामले को हल करने के लिए पंचायत बुलाई गई, यानी कि जो बहुत सारे और जो विद्रोह में बड़े लोग थे उन्होंने पंचायत बुलाई कि वो वाला जो विद्रोह का डरा है वो हमारी बात नहीं मान रहा है। तो इस मामले को हल करने के लिए पंचायत बुलाई गई। ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों से जुड़ती थी। यानी कि पंचायत बुलाई जा रही है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो ये विद्रोह था इसमें समन्वय भी था। वस्तुतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विद्रोह योजनाबद्ध से कार्य कर रहे थे तथा समन्वय के साथ विद्रोह को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये इसका पूरा आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आप इस पूरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले जो यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो स्किप करके लिख भी सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट, उसके बाद एंड का स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन बैंक को आगे देख लेते हैं। सो जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।